हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हमने किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टू 5 को हमने अपलोड कर दिया है। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक 10,000 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, प्रैक्टिस सेट को। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों देख लीजिएगा। इसके मतलब आपके लिए दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और आप भी इसे एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये साइंस का प्रश्न है, तो आप इसे देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो सूक्ष्मजीव का नाम क्या है दोस्तों, वो है कौन सा हमारा, तो विषाणु। ठीक है दोस्तों, विषाणु क्या होता है ना, उसको सजीव और निर्जीव के हम बीच की क्या करते हैं, बोलते हैं कड़ी के नाम से जानते हैं, यानी कि योजक कड़ी जो होती है दोस्तों बीच में, वही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विषाणु की। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि विषाणु खोज किसने की थी, तो आपको बताना होगा दोस्तों, जो इवानोवस्की थे ना, एक इवानोवस्की नाम के एक वैज्ञानिक थे, इवानोवस्की, उनके द्वारा दोस्तों ये जो था विषाणु की खोज की गई थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक जो कवक है ना, कवक जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं कि जो कवक का अध्ययन किसे कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, तो कवक का अध्ययन करते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो शैवाल है ना, इसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि फाइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जीवाणु की बात कर रहे थे। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो एंटन लिवेनहॉक ने। ठीक है, एंटन लिवेनहॉक ने क्या किया था, जीवाणु की खोज किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपके चारों जो ऑप्शन थे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विषाणु दोस्तों क्या है, तो सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख जो था ना, वो दोस्तों कितने थे, टोटल 14 अभिलेख थे। ठीक है अशोक के। और दोस्तों जो इसका 13वां अभिलेख है ना, वो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, जो इंपॉर्टेंट है। जो 13वां अभिलेख है अशोक का, उसमें किसके बारे में बताया गया, तो कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। दोस्तों कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता था, उसमें जो युद्ध हुआ था अशोक के बीच में, तो अशोक से युद्ध किया था कलिंग में, तो उसके बारे में किससे बताया गया था, 13वें शिलालेख बताया गया है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जो शिलालेख जो 14वां नंबर है इसका अशोक का, उसमें ये बताया गया है कि इसमें जितनी भी बातें कही गई है ना, वो जो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं, यदि इसमें कुछ भी त्रुटि आती है तो वो लिखने वाला गलती है, इसमें मेरा गलती नहीं है। तो ये अशोक के 14वें शिलालेख में कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये कहा रहा था हमारे पास, एक सेकेंड दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। देखिए दोस्तों, अब अशोक जो शिलालेख थे ना, वो 2 भागों में लिखे गए थे। ठीक है, एक था 2 लिपि में लिखे गए थे, एक था खरोष्ठी लिपि और एक था दोस्तों ब्राह्मी लिपि। कौन सी, खरोष्ठी लिपि और एक था ब्राह्मी लिपि। तो इन दोनों लिपि में अशोक के जो थे मतलब शिलालेख को लिखे गए थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है खरोष्ठी लिपि जो लिखे गए थे वो किस क्षेत्र में लिखे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, जो खरोष्ठी लिपि है ना, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईंधन की कैलोरी का मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ईंधन के जो कैलोरी मान होते हैं ना, इसका जो मात्रक होता है किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो वो हम व्यक्त करते हैं किलोग्राम प्रति केजी प्रति किलो जूल प्रति किलोग्राम के बीच में से मापते हैं। जो ऑप्शन में क्या है, ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान या निर्मित करने का संदेश देता है या निर्देश देता है। दोस्तों प्रसूति क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, मतलब कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद उसका डिलीवरी होता है, यानी कि बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चे के जन्म देने के बाद जो उसकी स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं प्रसूति बोलते हैं। तो प्रसूति सहायता के लिए जो किस अनुच्छेद में बताया गया है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक होता है क्या, डीपीएसपी। ठीक है, आपने सुना होगा संविधान में डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य के प्रसूति सहायता किसमें आते हैं, तो डीपीएसपी में आते हैं। दोस्तों डीपीएसपी जो है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से जो है इसे बोलो किया गया है अपने संविधान में। ठीक है,
ये बात हो गई, ठीक है। और दोस्तों आयरलैंड, ये हो गया आयरलैंड से। और इसका चर्चा किसमें की गई है दोस्तों, तो जो संविधान के भाग नंबर 4 है ना, इसमें जो है आपको डीपीएसपी की चर्चा की गई है। और इसका अनुच्छेद कितना है 4 के क में, और इसका अनुच्छेद दोस्तों कितना है, तो 36 से 51 के बीच में दोस्तों डीपीएसपी का अनुच्छेद है, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप, जितने भी यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ना, सभी 36 से 51 के बीच में ही है, यानी कि ये सभी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये कहते हैं राज्य के प्रसूति सहायता के लिए, तो दोस्तों प्रसूति सहायता के लिए जो है अनुच्छेद नंबर 42 जो है, ये राज्य के प्रसूति सहायता के बारे में बतलाता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 का। तो दोस्तों ये जो है ना 39, ये समान वेतन के बारे में बताता है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो होती है, उसके लिए अनुच्छेद कौन सा 39 है। और दोस्तों आप लोगों को पता है जो अनुच्छेद 40 क्या हमारा, तो अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या है, तो आपका पंचायत है, ठीक है। पंचायत की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायत की चर्चा की गई है, ठीक है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, अनुच्छेद 41 में क्या गया है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग तो नहीं बताइएगा, हमको पता है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट आपसे फिर भी करते हैं कि अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी राज्य की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। तो देखिए झारखंड लगती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है, असम भी लगती है और सिक्किम भी लगती है। लेकिन जो मेघालय है दोस्तों, वो क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमा से ये टच नहीं करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है बी हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। जो मेघालय है वो पश्चिम बंगाल के राज्य को टच नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए दोस्तों भारत में जो है ना सबसे बड़ी संस्था जो होती है मुद्रा की, यानी कि वित्तीय विभाग की, वो क्या होती है, आरबीआई होती है, ठीक है। आरबीआई दोस्तों क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यदि आपसे प्रश्न किया जाए दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। कब, 1935 में हुई थी, और 1 अप्रैल को हुई थी। इसी भी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो 25वें क्रम के हैं। कौन है, 25वें क्रम के हैं, शक्तिकांत दास है, ठीक है। शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो आरबीआई के गवर्नर है, किस क्रम के हैं, शक्तिकांत दास जो है 25वें क्रम के। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि विदेशी मुद्रा जो होती है दोस्तों, वो जो उसका संरक्षक कौन होता है, यानी कि उसको कौन ठीक से देखता है, देखभाल करता है, वो आरबीआई ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि डाफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है। यानी कि दोस्तों जो डाफला की पहाड़ी है ना, वो किस राज्य में पाई जाती है, आपको बताना है। उड़ीसा में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो देखिए दोस्तों जो डाफला की पहाड़ी है ना, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए दोस्तों डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, ये सभी पहाड़ी कहाँ पे दोस्तों, ये आपके जो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। तो ऑप्शन में सी जो यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों गारो, खांसी, जयंतिया, कहाँ, गारो, खांसी और जयंतिया, गारो, खांसी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ी जो है ना, कहाँ है, कहाँ है, आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं दोस्तों किनको किनको तो पता है कि गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है। यदि आपको पता है दोस्तों तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता होगा तो फिर भी बताइएगा, हम आपको कमेंट करके बता देंगे कि ये पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पहाड़ी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है 1813 का अधिनियम, ठीक है दोस्तों, एक है 1813 का और एक है 1833 का, ठीक है। एक सेकंड। तो दोस्तों एक था कौन सा, 1813 का अधिनियम था, और एक था 1858 का। 1813 और एक होता है 1858 भी होता है और 1833 में होता है, ठीक है दोस्तों। 1858 में क्या हुआ था ना, 1813 की बात करें तो इसमें आंशिक रूप से दोस्तों क्या हुआ था कि जो है ना, आंशिक रूप से इसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, इसके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। हुआ क्या था कि चीन को व्यापार और चाय में व्यापार का एकाधिकार बरकरार इसमें रखा गया था, ठीक, इसे आप याद रखिएगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं में व्यापार सभी ब्रिटिश लोगों के लिए खुला हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में एकाधिकार किसको समाप्त कर दिया गया था, तो 1813 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया गया है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अभी बात करते हैं फिलहाल में जो बिहार में कितने नगर निगम हैं। तो बिहार में कुल टोटल कितने हैं? तो 19 नगर निगम हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में 19 नगर निगम है। और 19वां दोस्तों कौन बनाया है? तो वो सहरसा बनाया है। कौन सा? सहरसा बनाया है। ठीक है, तो आपको यदि प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में कितने नगर निगम है बिहार में, तो वो है कौन सा? तो 19 ठो है। और 19वां दोस्तों कौन बना है? लेटेस्ट वाला वो कौन सा हमारा? तो सहरसा जिला बना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये कहा है कि बिहार का 13वां नगर निगम कौन है दोस्तों? वो आपका कौन सा? सीतामढ़ी जो है बिहार का 13वां नगर निगम है, जो ऑप्शन नंबर 4 जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, शिवहर है, शेखपुरा है, पश्चिमी चंपारण है और वैशाली है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है कि कौन सा है बिहार का जो सबसे अधिक जो है जनघनत्व वाला जिला है। दोस्तों बात करते हैं बिहार की ओवरऑल कितनी जो है ओवरऑल पूरे राज्य में, दोस्तों 1106 है। 1106 दोस्तों क्या है ना, बिहार के अलावा पूरे भारत में सबसे अधिक जो है दोस्तों ये जनघनत्व किसका? बिहार का ही है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 1106 जो दोस्तों क्या है? तो जनघनत्व है कहाँ का? बिहार का। लेकिन बिहार में भी किस जिले की हम बात करें तो दोस्तों शिवहर में सबसे अधिक जो है वो जनघनत्व वाला जिला है। कितना? शिवहर में। और शिवहर में कितना दोस्तों? तो 1880 जो है ना, इसमें जो है प्रति जो जनघनत्व है कहाँ की? शिवहर की। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो सबसे कम जो न्यूनतम है वो कौन सा? कैमूर है। ठीक है, आप याद रखिएगा जो कैमूर जिला है, कैमूर में क्या है? सबसे कम जनघनत्व है, उसमें कितना है? तो आप याद रखिएगा 488 है। कितना? 488 है। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे है? शिवहर में 1880 है। और पूरा बिहार कितनी है? 1106 है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्या है कि बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो शिवहर जो है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब जब प्रश्न आपका रीजनिंग का आ चुका है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा पहले, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। मांसाहारी, शेर और हाथी। ठीक है, तो आपको हम ऑप्शन दिखा देते हैं, चारों ऑप्शन आप खुद से देख लीजिए, उसके बाद जो है आप इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसको। देखिए मांसाहारी, शेर और हाथी दे रखा है। तो देखिए मांसाहारी और शेर, हाथी। देखिए दोस्तों मांसाहारी के अंतर्गत क्या हो जाएगा ना, देखिए मांसाहारी उसको बड़ा बना लीजिए, इसको मांसाहारी बना लेते हैं। ठीक है, मांसाहारी लिख लेते हैं। उसके मांसाहारी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो आपका कौन? शेर आ जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है दोस्तों जो शेर क्या होते हैं? मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हाथी दोस्तों क्या होता है? आपका क्या होता है? शाकाहारी होते हैं। तो आप हाथी को बाहर कर दीजिए। देखिए बड़ा वाला कौन सा हो गया? आपका मांसाहारी हो गया। इसके नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? तो शेर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हाथी क्या है ना, ये दोनों से अलग है, क्योंकि हाथी क्या है? एक प्रकार का आपका तो शाकाहारी जीव होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको सी को क्या माना है? ये मांसाहारी माना है। और एल से क्या होगा? लाइन मतलब शेर हो गया, और ई से एलिफेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 12वां प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। हम टाइम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि हम टाइम लेंगे तो आपका वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको परेशानी होगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आप इसे जब चेंज कीजिएगा ना तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है उसका सही है। अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय संख्या से वही संबंध है जो द्वितीय संख्या का प्रथम संख्या से है। देखिए दोस्तों जब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा। देखिए 7 2 5 9 क्या बन गया? 4 1 5 4। उसके बाद 3 8 5 2 है, तो क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा यदि आप ध्यान से देखेंगे ना। देखिए 7 और 2 को क्या किया है? गुना कर दिया है। 7 दूनी कितना हुआ? 14 हो गया। ठीक है, और 14 को उल्टा करके लिख दिया, यानी कि 4 1 लिख दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से 5 नो है ना, 5 × 9 कर दिया, कितना होगा? 45 हो गया। 45 को क्या किया है? तो उल्टा कर लिख दिया है, यानी कि अपोजिट लिख दिया, 5 4 हो गया ना। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है कि पहले में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है ना उसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब 3 8 है ना, 3 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 8 से, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 कहाँ पर लिख रहा है? ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है और ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 में है। तो यही हमारा आंसर हो सकता है। 2 और 3 तो होने वाला है नहीं। अब हम 5 2 को देख लेते हैं। तो 5 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 10 हो जाएगा। और 10 को जब हम उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4201 जहाँ पे लिखा रहेगा वही प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपका प्रश्न बिल्कुल सही जवाब 4 आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कूट भाषा में पैरेट को
ये लिखा जाता है तो कुक्कू को क्या लिखा जाएगा? तो आपको ही बताना है इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन हम सारा दिखा देते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि आप ऑप्शन को पूरा नहीं दिखाते हैं, तो उनकी शिकायत रहती है हमसे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक कुट भाषा में पैरेट को क्या लिख सकते हैं? तो एक कुट भाषा में पैरेट को हम ये लिख सकते हैं, तो कुक्कू को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, कुक्कू को हम कैसे लिख सकते हैं ना, आप यदि ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेट लिखा हुआ है ना, PARROT, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो RLN, एक सेकेंड यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं क्योंकि वहाँ छोटा पड़ जाएगा। देखिए PARROT, पैरेट हो गया ना। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए RLNMUI, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ ये पहले से इसको मतलब माइनस कीजिए। 20 है, 20 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 18। इसको देखिए 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 12। यानी कि यहाँ शुरू करेंगे तो पहले 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7। यानी कि हम क्या करेंगे, शुरुआत यहाँ शुरू करेंगे और 2 3 4 5 6 करते हुए हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, तो ये आपका आते जाएगा। तो उसी प्रकार से जो ऑप्शन में कुक्कू दे रखा है हमारे पास, CUCKOO दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से ओ से, और इसमें से हम क्या करेंगे, पहले 2 माइनस करेंगे। यानी कि ओ कितना होता है? 15 होता है ना। 15 में से 2 करेंगे माइनस तो कितना होगा? 13 होगा। 13 मतलब क्या होता है? तो 13 मतलब क्या होता है? एम क्या होता है? 13 होता है। यानी कि एम से जो शुरू होगा हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो एम तो सभी शुरू हो रहा है, तो ये हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे ना। यहाँ पे 15 में से 2 करें तो 13 हो गया। अब 15 में से 3 कम करेंगे तो 12 हो जाएगा। और एल क्या होता है? 12 होता है। यानी एम के बाद एल होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं दे रखा है। 3 ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 1 2 3 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। के यहाँ पर हमको 3 माइनस करना है, तो के कितना होता है? 11 होता है ना। 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा। 8 क्या होता है? एच होता है, तो MLH होगा। यानी कि MLH किस में दे रखा है? ML के 11 होता है ना। 11 में से क्या कर, 3 माइनस करना है हमको। तो 11 में से 3 माइनस जब करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे 4 माइनस करना है ना। ओ सॉरी। तो 11 में से आगे कितना होगा? 7 बचेगा ना। 7 का क्या होता है? जी आता है, तो MLG सब में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सी कितना है? 3 होता है। इसमें हमको क्या करना है? 5 माइनस करना है ना। तो जब सी में 5 माइनस कीजिएगा तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 घटाइएगा तो MLGX यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। जब यू कितना होता है? यू 21 होता है ना। 21 में आपको 6 माइनस करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि ओ हो जाएगा। तो यानी कि MLGX भी ऑप्शन में ए में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था लेकिन इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण की ओर छोड़िए सब, जो लिखा है हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको जो है मीटर लगा हुआ है, ठीक है। मीटर का प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको देखना है। चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट आउट करके। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न। बहुत हम छोटा कर चुके हैं। ये आपका प्रश्न रहा और ये आपका जवाब रहा। आपको चूज करना है इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप यदि ध्यान से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रश्न को बना लिया होगा। हम बढ़ देते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों में एक निश्चित प्रकार की समानता है, ठीक है, और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपसे जब गौर से देखेंगे ना तो अल्प व्यय हो गया, प्रत्यावर्तन हो गया, पुनर्जन्म हो गया और पुनर्यौवन प्राप्ति हो गया, ठीक है। ये सभी दोस्तों क्या हो रहे हैं ना, फिर से प्राप्त हो रही है ये सभी चीज़ें। लेकिन अल्प व्यय मतलब क्या होता है? कम खर्चीला होता है, कम खर्चा करने वाला होता है। तो यहाँ पे यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्योंकि यही अलग है। ये तीनों क्या है? सही है। यानी कि एक साथ आते हैं, जबकि अल्प व्यय जो होते हैं वो एक साथ नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापमापी थर्मामीटर का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांदा यानी प्रोडक्टर का किससे है। तो देखिए तापमापी से क्या करते हैं, थर्मामीटर, तापमापी जो होता है दोस्तों थर्मामीटर, उससे क्या मापते हैं हम लोग? तापमान मापते हैं। तो चंदा हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? आपने प्रकाश बॉक्स देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स जो होती है, चंदा होता है ना, उससे हम क्या मापते हैं? उससे हम लोग क्या किसका मापने का काम करते हैं? तो कोण मापने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय के संख्याओं के बीच में होता है। यानी कि 9 6 27 में क्या संबंध बन रहा है? देखिए दोस्तों, जब इसके ध्यान से देखेंगे आप 9 6 27 में कैसे हो रहा है, तो देखिए
9 में पहले क्या कीजिए ना, -6 कीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में आप 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से आपको ये करना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको ये ऐसा सेम मतलब दिखा दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका है ना 4, यानी कि 8, 6, 18, इसमें आप कीजिएगा तो 8 में से पहले क्या कीजिए, 6 को माइनस कीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा पास 2 आ जाएगा, और 2 में क्या करना है आपको, 2 से 9 से गुना कर देना है, 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपको फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है। दोस्तों इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब का बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को ये बातें पता है, मतलब कि ये इसका आंसर निकाल पाते हैं। यदि आप नहीं निकाल पाएगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे, उसका जवाब आपको हम देंगे। यदि नहीं पता होगा तो जिनको बन जाता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। 20वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ठीक है, यानी कि कौन ऐसा विकल्प है जिसमें कि ये आकृति जो है इस बॉक्स में कहाँ पर अंतर्निहित है, किसमें इसमें ऐसा मतलब आकृति दे रखी है, आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखने के बाद दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा सही जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इस प्रश्न का, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि समान हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। अब हिंदी का प्रश्न आ चुका है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको तद्भव चूज करना है। दोस्तों तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिसके जो बदलने के बाद संस्कृत में हिंदी से लाए जाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपके तद्भव शब्द होते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, गोपाल, गोत्र, गोधूम और गाय। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि तद्भव कौन सा होगा। दोस्तों वो जो गाय हमारा है यह क्या है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कृष्ण जा रहा है क्या, क्या कृष्ण जा रहा है, क्या जा रहा है कृष्ण, जा रहा है क्या कृष्ण। दोस्तों इन 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही शब्द बता रहा है, सही वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान देने के बाद पता चलेगा जो क्या कृष्ण जा रहा है ये प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद जो होता है यदि प्लस अपी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, दूध, दूब है, दुल्हा है, देवर है और दमन है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों तत्सम जो है आपका दमन यहाँ पे जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। दोस्तों जो दीर्घ बाहु है ना इसमें कौन सा समास है आपका, तो बहुव्रीहि समास इसमें कौन सा है, दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है समान अंग्रेजी का। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी हम दोस्तों थोड़ी सी दूसरी जगह पर आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा नॉइज आपको परेशान कर रही होगी बाहर से, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। उसके लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे शोर हो रहा है, शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज ही का ही थोड़ा सा दिक्कत है, आज हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन क्या करें आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ता है कि आप लोगों का पढ़ाई छूटे ना, इसलिए हम कहीं भी रहते हैं तो वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनाने के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्या है कि समान अंग्रेजी का प्रश्न है कि कंट्राबैंड मतलब क्या होता है, आपको बताना है कंट्राबैंड का मतलब क्या होता है। बर्गल्ड होता है, स्मगल्ड होता है, बैफेल्ड होता है, जंगल्ड होता है। तो दोस्तों कंट्राबैंड मतलब क्या होता है ना, कंट्राबैंड मतलब होता है निषिद्ध या वर्जित, यानी कि किसी चीज़ को हम वर्जित कर देते हैं, यानी कि मतलब कि ये चीज़ बैन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंट्राबैंड बोलते हैं, यानी कि बैन कर देना यानी वर्जित कर देना, ठीक है। जैसे कि आपका धूम्रपान क्या होता है, वर्जित होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कंट्राबैंड बोल सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा आपका स्मगल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हुए प्रश्न की ओर, कह रहा है कि यहाँ पे आपको अपोजिट चूज करना है लिनेंट का। लिनेंट का दोस्तों अपोजिट आपको चूज करना है। फिर लाइनेंट मतलब होता क्या है पहले आपको बता दें, तो लाइनेंट मतलब होता है दोस्तों यहाँ होता है सौम्य व्यक्ति, ठीक है, यानी कि सौम्य व्यक्ति जो होते हैं मतलब कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, सॉफ्ट व्यक्ति होते हैं, उसको बोलते हैं लिनेंट बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति मतलब क्रूर हो, स्ट्रिक्ट हो, तो स्ट्रिक्ट क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन में ए में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको चूज करना है कौन सा स्पेलिंग इसमें सही दे रखा है। दोस्तों स्कार्सिटी लिखा हुआ है, तो स्कार्सिटी का जो सही मीनिंग होता है वो होता है ये SCARCITY। इसका मतलब क्या होता है कि कमी होता है, ठीक है, अभाव होता है, कमी होता है। स्कार्सिटी मतलब होता है अभाव या कमी होता है। ऑप्शन में जो है बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है यहाँ पे। कह रहा है कि सी डैश हिम एंगरली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विच हिज मडी शूजेज। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको है ना, आप एक बार देख रहे होंगे जो सब्जेक्ट बात क्या है, जो है ना V2 लगा हुआ है, यानी कि आपका जो है ये पास्ट टेंस में है। तो आपको कौन सा ऑप्शन पास्ट टेंस में दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए स्कोल्ड जो है दोस्तों ये क्या है, पास्ट टेंस में दे रखा है, तो इसलिए स्कोल्ड जो है इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे देख कर भी, यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिख लेते हैं दोस्तों। ही वॉकड अलॉन्ग द रोड wondering what does happened and where all the peoples had gone। दोस्तों सेम वही प्रश्न है, यहाँ पर भी had आप gone देख रहे हैं ना, यानी कि थर्ड ये कौन सा पास्ट टेंस में। दोस्तों पास्ट टेंस में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में had जो है ना ये यही पास्ट टेंस में दे रखा है। यदि ऐसे भी करके आप आसानी से चूज कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आप टेंस देखिए टेंस कौन सा आ रहा है, टेंस के बेसिस पर आप जो है इस टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं देखा, बस हमने ये देखा है कि हैड लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट टेंस में है, तो हम पास्ट टेंस वाला ऑप्शन को चूज करेंगे जो हैड एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों अब आपके सामने में। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों इंटरनेट पर एक जगह से दूसरे जगह जो हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, उस ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का हम उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वो होता है FTP। दोस्तों वो क्या होता है, FTP जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला 16/2 पावर 9 ये लिखा हुआ है, का परिणाम क्या होगा। दोस्तों इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न लिख सकते हैं हम लोग। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिप बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि MS वर्ड में, यानी वर्ड में आप किसी चीज़ को हम क्या करते हैं ना, कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, कॉपी करके पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों MS वर्ड की हम बात करें ना, तो इसमें आप जब पोस्ट करते हैं, मतलब पेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो दोस्तों करते हैं Ctrl+V से, ठीक है, और कॉपी किससे करते हैं, Ctrl+C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और Ctrl+V से क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो IP एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS एक्सेल में के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं फिल हैंडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फिल हैंडल का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो MS एक्सेल में जो है रो और कॉलम में बगल के सेल में कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए फिल हैंडल का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर इंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में जो है ना टेक्स्ट के लाइन के ऊपर छोटे अक्षर इंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग करते हैं सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो MS वर्ड में जो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम लोग पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करने के बाद जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट ये मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको ये बताना है कि MS वर्ड में 2007 में जो है ना डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करेंगे, ये जो है कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS एक्सेल में वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि MS एक्सेल में के वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के
इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है आपको बताना है। तो दोस्तों वो जो है सेल क्या करता है, इसको संदर्भित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो कौन सा ऐसा एक ईमेल है जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, आपको बताना है। देखिए जीमेल दोस्तों होता है, आप सबका जीमेल अकाउंट होगा, याहू मेल भी होता है और हॉट मेल भी होता है। जैसे कूल मेल जो होता है ये किसी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। टेक्निकल का प्रश्न आ चुका है। क्या है किसी सिंक्रोनस जनरेटर से पाँचवा हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितना आपको ये हार्मोनिक वोल्टेज दे रखा होगा ना, उसमें आपको क्या करना है, सूत्र याद रखिए। जितना हार्मोनिक वोल्टेज दे रखा होगा उतना हार्मोनिक वोल्टेज, ठीक है, तो हार्मोनिक वोल्टेज गुना विस्थापन करना आपको बराबर 180 करना है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हार्मोनिक कितना दे रखा है, 5वां हार्मोनिक दे रखा है ना वोल्टेज, तो 5 गुना कितना करना है आपको, विस्थापन आपको निकालना है ना। शॉर्ट पिच कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है ना आपसे, तो आपको विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों विस्थापन हमको निकालना है, बराबर कितना, 180 करना है। ठीक है, अब 180 करेंगे तो यहाँ पे विस्थापन यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप उसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 पंचे कितना होता है, 180 होता है, 36 डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल हमको यहाँ पे आंसर हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 2 लैंप लगा हुआ है, ठीक है, 100 वाट का और 40 वाट के 230 वोल्ट एसी सप्लाई से श्रेणी से जुड़े हुए हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, पहले से सॉल्व कीजिए इसे, उसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये कहा है कि 2 लैंप लगा हुआ है जिसमें 100 वाट और 40 वाट दे रखे हैं, और वोल्ट कितना है, तो दोस्तों वो 230 वोल्ट पर एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों जब भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना, पहले जितना इसमें डाटा दे रखा है उसको आप पहले लिख लीजिए एक जगह पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वाट कितना है हमारे पास, तो 100 वाट है और 40 वाट है, 2 चीज़ें दे रखा है हमारे पास। और वोल्ट कितना हमारे पास है, 230 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, देखिए आप इस तरह से आपको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे एक डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे समझने के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। एक हम वोल्ट बैटरी जोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। कितना वोल्ट है, 230 वोल्ट है दोस्तों यहाँ पे, और ये कितना है हमारे पास, 100 वाट का है यहाँ पे, और ये कितना है हमारे पास, 40 वाट का है। ठीक है, तो ये आपको समझने के हम बता दिए, यानी कि 2 बार देखा है, 100 वाट का एक बैटरी है, और दूसरा कौन सा हमारे पास, 40 वाट का है। ठीक है, उसके बाद 230 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, वोल्ट है, और किस क्रम में है, तो एसी सप्लाई से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्रतिरोध निकाल लेंगे, देखेंगे किसका प्रतिरोध कितना आ रहा है। यदि आप इसका प्रतिरोध निकालेंगे ना सबसे पहले, तो देखिए जब हम पहला प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर, तो क्या होता है, V बटा I होता है ना, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P1। तो V कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है, 230 है ना हमारे पास, तो 230 गुना 230 करेंगे। ठीक है, और पावर कितना हमारे पास है, कितना, पहले का हम निकालेंगे 100 वाट का, 100 से हम भागा कर देंगे। यदि आप 100 से हम भागा कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा पास, ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 23 गुना 23 कितना होता है हमारे पास, तो 529 क्या हो जाएगा हमारे पास, ओम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरा निकाल लेंगे, R2 यदि हम निकालते हैं यहाँ से, तो सेम वही करेंगे, तो 230 गुना 230 अब बट्टा कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा ना, 40 हम करेंगे। यदि आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23 दिया कितना होता है, 529 जीरो बट्टे कितना हो जाएगा, 4। जब इसे आप कीजिएगा कितना हो जाएगा, आप मेरे साथ कीजिए, जिसे हम करते हैं, हम देख लीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, यानी कि 132.22 ओम हो जाएगा। ठीक है, इतना आ चुका है, यानी कि पहला जो प्रतिरोध था कितना है हमारे पास, तो 529 है, और दूसरा कितना है दोस्तों, 1301, मतलब इतना है,
1322.5 है। अब दोस्तों इस किस में दे रखी है, सीरीज में दे रखी है, श्रेणी क्रम दे रखी है ना। तो हम क्या जानते हैं कि श्रेणी में धारा क्या होती है, समान रूप से प्रवाहित होती है, इसलिए अधिक प्रतिरोध वाले लैंप जो होते हैं यानी P2 जो है वो क्या होगा, ज़्यादा जो है दोस्तों पावर डिस्क्रिप्शन करेगा। इसलिए जो है इसका परिणाम क्या निकलेगा, जो P2 है यानी कि 40 वाट वाला ज़्यादा तेजी गति से ग्रो करेगा यानी कि चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास छोटा है, इसलिए हम जितना हो पा रहा है हमसे उतनी हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको हमारी जो है बताई गई चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आती है ना तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके क्या करेंगे, टेलीग्राम पे इसका हम सॉल्यूशन दे दिया करेंगे अच्छे से। यदि आपको समझ में नहीं आता तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको इस बोर्ड पे समझा दें, लेकिन क्या करेंगे हमारे पास उतना साधन नहीं है हमारे पास अभी भी, लेकिन इसलिए हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे जो है ना दोस्तों हम और अच्छा इक्विपमेंट ले पाएंगे जिससे कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी है हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंक्रोनस मोटर्स का निम्न में से कौन सा अनुसरण है, क्या है कि सिंक्रोनस मोटर का कौन सा अनुसरण है, इसमें बता रहा है चर संचालन गति, कम शक्ति कारक, कम गति में कम क्षमता और कम गति में उच्च क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि चर संचालन गति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SRIM। दोस्तों SRIM क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है, मोटर को चालू करने के लिए रोटर पर प्रतिरोध स्टार्टर के दौरान आरंभिक बलाघूर्ण में वृद्धि होती है। क्यों होती है, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। चार ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। तो क्यों होती है, तो दोस्तों ये इसलिए होती है क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की इतनी ही रेटिंग वाले स्क्विरल केज मोटर से तुलना किस तरह से की जा सकती है। तो दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कर सकते हैं ये क्या होती है, इससे महंगी होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि एक सीलिंग फैन जिसमें धारा के प्रारंभ मोटर लगी है जो स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उससे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, इसका कारण क्या है। यानी दोस्तों एक बंद स्विच है, ठीक है, उसको हम धक्का देते हैं वो चलने लगती है, इसका क्या मतलब हो सकता है आपको ये बताना है। दोस्तों जिसमें खुला जो कैपेसिटर होती है ना, वो कैपेसिटर क्या होती है, खुल जाती है, इसलिए क्या होती है स्विच हम फिर से धक्का देते हैं वो चलना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही होगा यानी कि खुला धारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों 47 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहे कि एक 2.5 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं। प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो है न्यूमेरिकल का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। आप इसे देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको इसका आंसर देखना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है ना, जितने भी इसमें डाटा दे रखे हैं ना उसको पहले आप लिख लीजिए। जिससे आप डाटा को लिखिएगा ना आपका 90% काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला। यदि आप फॉर्मूला आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बनेगा, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, आप कुछ भी कर दीजिए। तो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं क्या है कि एक 2.5 kVA का क्या है, एक एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक को 250 चक्कर दे रखा है। यानी दोस्तों N1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 250 है, ठीक है। और दोस्तों N2 कितना है हमारे पास है, यानी दूसरा चक्कर कितना है, टर्नों की संख्या 40 चक्कर है ना। उसके बाद हमको कितना V का मान कितना है, प्राथमिक वोल्ट कितना है, V1 कितना हमारे पास है, तो 1500 वोल्ट दे रखा है। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है, तो कितनी है, 50 हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या करना है ना, वोल्टेज निकालना है दूसरे का। तो V2 हम निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो V2 क्या होगा, V1 गुना N2/N1 क्या होता है, V1 बराबर मतलब V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 गुना N2/N1 करेंगे। तो इस जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, अपने आंसर को पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए V2 निकालने के क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, V1 कितना हमारे पास है, 1500 दे रखा है ना, तो 1500 यहाँ पर हम लिखेंगे ना। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, N2 हमारे पास है ना, एक सेकेंड, N2 हमारे पास है ना, N2 कितना हमारे पास है देख लीजिए। तो N2 हमारे पास 40 दे रखा है ना, और N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 250 दे रखी है। यदि आप इसको कट कीजिएगा ना टोटल, तो कट करने के बाद आप कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे।
25 से डायरेक्टली काटिए ना, 6 से कट जाएगा ये, और 4 छः के 24, यानी कि 240 वोल्ट जो है आपके पास आ जाएगा। यानी कि V2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, तो 240 वोल्ट आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करंट की मान भी निकालना है। तो करंट क्या होगा, आई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, P/V2 करेंगे। यानी कि P हमारे पास कितना दे रखा था, तो 2.5 है ना KVA, तो 2.5 KVA क्या आप क्या कर सकते हैं, 2.5 इंटू कितना, 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 2.5 पी का मान कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना 10⁻³ अब बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो V2 कितना निकाले अभी, 240 निकाले हैं ना। 240 यदि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद तो कितना आएगा आपके पास, 104 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो 104 मतलब मान लीजिए 104 क्या होगा, एम्पियर, इस प्रकार का सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों आपका वोल्ट कितना है, 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, और उसके बाद जो आपका एम्पियर कितना है, तो 104 एम्पियर है। यानी कि आपको क्या पूछ रहा था, वोल्टेज और एम्पियर दोनों पूछ रहा था। तो हम देख लेते हैं कि 240 वोल्ट और 104 एम्पियर है जिस ऑप्शन में, वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में 240 वोल्ट और 104 एम्पियर दे रखा है। तो ये क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लेंज के नियम का समीकरण क्या है, दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो लेंज का नियम है ना, इसका समीकरण क्या है, तो दोस्तों ये जो है लेंज के नियम का समीकरण है, इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डैश से बढ़ाया जा सकता है। यानी दोस्तों किसी जो डीसी जनरेटर है ना, इसके वोल्टेज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, इसे हम डीसी मोटर के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसमें ऋणात्मक ताप नियतांक नहीं होता है। तो आपको बताना है किसमें जो है ऋणात्मक ताप नियतांक नहीं होता है, एल्युमिनियम में, पेपर में, रबर में और माइका में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, एल्युमिनियम में जो होती है दोस्तों क्या होती है, ऋणात्मक ताप नियतांक नहीं होता है, जबकि पेपर में, माइका में, रबर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, 1D ग्राफ जनरेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों आपको बताना है जो 1D ग्राफ है ना, ये सिद्धांत जनरेटर ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट है डैश के फलस्वरूप होता है। दोस्तों ऊर्जा का अपव्यय जो है जो गर्मी के रूप में प्रकट है, ये किसके रूप में होता है, तो ये हिस्टेरिसिस हानि के रूप में होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से किस में हार्ड डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों किस में हम लोग डाइवर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बताना है, सीरीज मोटर में, शंट मोटर में, कंपाउंड मोटर में, या इनमें से दोनों में। तो दोस्तों हम लोग जो डाइवर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, तो सीरीज मोटर में हम लोग डाइवर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में जो किस प्रकार का हम ब्रश उपयोग करते हैं, वो ब्रश कौन सा होता है हमारा, तांबा का ब्रश होता है। किसका, तांबा का ब्रश होता है। वह दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो कार्बन का ब्रश हम कहाँ यूज करते हैं, तो उच्च वोल्टेज के समय कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। जो हाई वोल्टेज होता है दोस्तों, हाई वोल्टेज में क्या कर सकते हैं हम लोग, कार्बन का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ब्रश का कब तक हम यूज कर सकते हैं, ब्रश को हम जो है 2/3 रहने पर तक हम उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि जो ब्रश हो रही है उसके 2/3 रहने पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तांबा क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों चुंबकीय जो है ना क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, तो हेलेक्स नियम, एंड नियम, और इसके पास आपके पास ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप नियम और फैराडे नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट हैंड ग्रिप नियम जो है इसका प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ जिसका BH वक्र में सीधे लाइन में होता है, तो कौन सा पदार्थ है जिसका BH दोस्तों क्या होता है, सीधे लाइन में होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, हवा का जो दोस्तों क्या होती है ऐसा पदार्थ है जिसका BH क्या होती है वो सीधे लाइन में होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं हम लोग, नॉर्थम थ्योरम की मदद से दिए गए परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों आप ये प्रश्न जो है नॉर्थन थ्योरम की मदद से, आप ऑप्शन भी देख लीजिए यहाँ पे,
की मदद से दिए गए परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध से होकर प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत लेंदी प्रश्न है। यदि हम अभी बनाना शुरू करेंगे तो ये इस स्क्रीन में नहीं आएगा और स्क्रीन में नहीं आने के बाद समय बहुत ले लेगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप खुद से बनाइए पहले, यदि आपसे नहीं बन पाएगा ना तो हम टेलीग्राम इसका जो है आंसर बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। वीडियो जो है अभी तक देख लीजिए आप 43 मिनट्स हो चुके हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और हम 57 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बाकी है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा हमारा, आपको हम बता दें तो ऑप्शन में बी जो है इसका सही होगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए, यदि आपको नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका आंसर बताएंगे टेलीग्राम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक संधारित्र है 0.4 इसमें सी है यानी कि चार्ज है, आवेश 10 वोल्ट की सप्लाई पर संग्रहित करता है तो इसकी धारिता क्या होगी, यानी कि आपको धारिता का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों इसे खुद से ट्राई कीजिए पहले, हम उसके बाद आपको इसका आंसर बताते हैं। दोस्तों हम आपको क्या बताए थे, जब भी न्यूमेरिकल प्रश्न आए ना तो पहले आपको डाटा को लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्यू का मान कितना दे रखा है हमारे पास, तो क्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 0.24 है ना, कूलम है ना। उसके बाद देखिए वोल्ट कितना हमारे पास दोस्तों, तो वोल्ट है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट लिखा हुआ। हमको क्या कह रहा है, तो इसकी धारिता निकालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों हम सबको पता है क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास, तो सी हमको निकालना है और क्यू का मान दे रखा है 0.24 जो है क्यू का मान दे रखा है, और सी का मान हमको निकालना है क्योंकि धारिता को कह रहा है ना यहाँ पे, सी का मान निकालना है। और भी का मान कितना है, 10 दे रखा है। तो यदि आप सी यहाँ से निकालिएगा तो 0.24 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब इसको आप यदि इसे हटाइएगा जीरो को तो कितना नीचे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 0.024 क्या होगा फैराडे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आसान था, आप लोगों ने बना लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता था उसकी ओर झुकाव रखता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है आपको बताना है। दोस्तों वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक जो है फोर्स कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है, तो दोस्तों कौन एक अच्छा सेल का गुण नहीं है आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो सेल का गुण नहीं है ना वो है कौन सा, इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये सेल का गुण नहीं है। जबकि इससे अति निम्न आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसमें उच्च और नियत विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ होता है, ये सही है। और यह ध्रुवीकरण से मुक्त होता है, ये भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये अच्छे सेल का गुण नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी है, दोस्तों बताना है जो गीली बैटरी कौन सी है आपका। दोस्तों ये जो है ना आपका ऑप्शन देख लीजिए, लेड एसिड बैटरी, डेनियल बैटरी, और आपके पास ऑप्शन कौन सा है, तो क्लार्क सेल और गैल्वेनिक सेल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा कौन सा गीली बैटरी है ना वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो लेड एसिड बैटरी जो होती है वो क्या होती है, गीली बैटरी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हाँ एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगी। दोस्तों जब इसमें 1/4 की कमी कर दी जाएगी ना तो विद्युत धारा क्या होगी, 1/4 कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो दोस्तों चार्जिंग के दौरान जो होती है लेड एसिड बैटरी जो होती है इसके इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट घनत्व जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र डैश के द्वारा उत्पन्न होता है, तो डीसी जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है आपको बताना है। दोस्तों वो क्या होती है, विद्युत चुंबक के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पियर धारा लाता है, तो कंडेंसर का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, आप इसे बनाइएगा पहले, हम बता देंगे आपको टेलीग्राम पर। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी दोस्तों। एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल डैश का बना होता है, दोस्तों एयर सर्किट का जो सर्किट ब्रेकर का टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है आपको बताना है। दोस्तों वो होता है कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के
एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप क्या होगा। तो दोस्तों टेस्ट लैंप क्या होगा आपको बताना है। तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो तेज प्रकाश के कारण जल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों जो सोडियम वाष्प लैंप होते हैं उसके का जो उत्सर्जित प्रकाश होती है उसका रंग कैसा होता है। दोस्तों वो क्या होता है, पीला रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विद्युत मिश्रक में किस प्रकार की मोटाई का प्रयोग करते हैं, मोटर का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत मिश्रक में जो है ना, जो विद्युत मिश्रक होते हैं में किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उस मोटर का नाम क्या, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिस दोस्तों विद्युत मिश्रक में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मिक्सर होता है ना, मिक्सर, उसमें किसका प्रयोग करते हैं वही कह रहा है। तो मिक्सर में किसका प्रयोग करते हैं, जो मिक्सर होता है मशीन होता है ना, मसाला पीसने वाला वही सब मशीन, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जिसे यूनिवर्सल मोटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है। तो कौन सा जो है इलेक्ट्रिक जो तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता आपको बताना है। दोस्तों देखिए, गीजर का काम होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस का काम होता है, इमर्सन हीटर का काम होता है। इसमें किसमें तापीय प्रभाव पर काम करता है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर जो होती है वो तापीय प्रभाव पर काम नहीं करती है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तरंग परिवेष्टन ए के समांतर कितने पथ हैं। दोस्तों तरंग जो परिक्षेपण होते हैं ए के समांतर कितने पथ होते हैं। तो दोस्तों वो पथ कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं आपको बताना है। उसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो ध्रुव पिच कहते हैं, या पोल पिच कहते हैं, या ध्रुव पिच। हिंदी में ध्रुव पिच लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल पिच कहते हैं। आप सुबह ने सुना होगा पोल पिच का नाम। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव पिच, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल पिच। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिरोपात चालक को रिजु चालन खंभों प्रदान करने हेतु कौन सी विद्युत रोधी इस्तेमाल होती है। तो कौन सी विद्युत रोधी इस्तेमाल होती है आपको बताना है। दोस्तों वो रोधी कौन सी होती है, तो 3 प्रकार के विद्युत रोधक का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर किसको फीड करता है। तो किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर जो होता है वो किसको फीड करता है आपको बताना है। तो दोस्तों वो किसको फीड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फीड करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना होता है। दोस्तों तापीय पावर स्टेशन में जो माइजर लगे होते हैं इसका काम किसको गर्म करना होता है आपको ये बताना है। दोस्तों इसका काम जो होता है फ्लू गैसों से भीतर आने वाले पानी को गर्म करना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक प्रेरण मीटर इस धारा तक मापन कर सकता है। दोस्तों एक जो प्रेरण मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर होते हैं, वो किस धारा तक मापन कर सकते हैं आपको बताना है। 10 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर या 100 एम्पियर। तो दोस्तों ये काम कर सकता है किसमें, 100 एम्पियर तक धारा पर काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्न प्रतिरोध का तापमान मापन डैश द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस निम्न प्रतिरोध का मापन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है आपको बताना है। तो दोस्तों जो है ना, निम्न प्रतिरोध का मापन जो होती है वो केल्विन डबल फ्रीज के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो रहा है। टोंग टेस्टर को ऐसे उपकरण है, टोंग टेस्टर को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें डैश होता है। दोस्तों टोंग टेस्टर ट्रांसफार्मर का एक प्रकार होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा टोंग टेस्टर के बारे में। तो दोस्तों टोंग टेस्टर के बारे में कुछ प्रश्न किया जा रहा है आपसे। तो दोस्तों टोंग टेस्टर जो होती है ना, एक मतलब क्या होती है, एक अमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर में क्या होती है, जुड़ा होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तुम लोग। किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। यानी घर में जो है ना, स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाते हैं हम लोग। तो दोस्तों किस प्रकार लगाते हैं, तो वो हम लगाते हैं इंटीग्रेटिंग लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध डीसी जनरेटर में डैश का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध डीसी जनरेटर में किसका प्रतिरोध होता है आपको बताना है। दोस्तों वो क्या होता है, फील्ड क्षेत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस नियम के आधार पर डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। दोस्तों किस नियम के आधार पर डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जा सकती है, दोस्तों आपको ही बताना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा आंसर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है।
यदि किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यदि किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध का कम है तो धारा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो रहा है। कह रहा है कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए यदि आपूर्ति वोल्टेज में 10% का बदलाव किया जाता है तो यह रोटर बलाघुर्द में लगभग कितना परसेंट परिवर्तन उत्पन्न करेगा। दोस्तों जब भी 10% देखिएगा ना तो आप 21% को टिक मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि शक्ति प्रवाहित होने वाली दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफरेंशियल कंपाउंड दृष्ट धारा मोटर में हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे, शंट मोटर, श्रेणी मोटर, कम्प्यूलेटिव कंपाउंड जनित्र और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होगा। तो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे ठीक से, उसके बाद आप बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि शक्ति प्रवाहित होने वाली दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफरेंशियल कंपाउंड दृष्ट धारा मोटर जो होती है डैश हो जाएगी। तो उसको क्या हो जाएगी आपको बताना है। ठीक है, तो वो हो जाएगी दोस्तों क्या, श्रेणी मोटर हो जाएगी। जो ऑप्शन ये हो जाएगा कम्प्यूलेटिव कंपाउंड जनित हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक विद्युत ट्रेन एक दृष्टिधारा श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हुए एक निश्चित चाल पर चल रही है। जब पर्दाय के वोल्टेज में अचानक पात होता है तो यह धारिता क्या होती है। तो दोस्तों ये धारिता क्या हो जाएगी आपका, हो जाएगी चाल में वृद्धि और धारा में पात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डीसी मोटर का एबी, दोस्तों एबी क्या होता है ना, एबी आपका जो हो जाएगा दोस्तों ईबी जो होता है आपका होता है विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी मोटर ईबी बटे भी अनुपात किसको संकेत करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, डीसी मोटर की दक्षता को संकेत करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग। जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ किसके अनुसार निर्माण की जाती है। दोस्तों ये ईएमएफ जो होती है वो फैराडे के नियम के अनुसार इसका निर्माण कर सकते हैं किसमें, जनरेटर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन ऋणात्मक है जब इसका भार शक्ति गुणांक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अग्रगामी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा होगा। यदि शक्ति ट्रांसफार्मर एक नियंत्रण डैश यंत्र है। दोस्तों शक्ति ट्रांसफार्मर जो होती है एक नियंत्रण जो है क्या कौन सी यंत्र होती है। तो दोस्तों ये क्या आती है, मुख्य फलक यंत्र होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक अमीटर में शंट का कार्य क्या होता है। दोस्तों एक अमीटर में शंट का काम क्या होता है, शंट का काम होता है करंट का गुजारना, क्या होती है, शंट का प्रमुख काम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। निम्न तरंगों का शीर्ष से शीर्ष का मान क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पर तरंग देख लीजिए, अब आपको बताना है कि इसमें शीर्ष से शीर्ष का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देख लिया ऑप्शन। अब इसका सही जवाब हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना बी यानी कि 10 वोल्ट जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि 4 पोल इंडक्शन मोटर की गति 1800 आरपीएम है तो मोटर जिस आवृत्ति पर चल रही है वो क्या होगी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मान पूछा जा रहा है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पी का मान कितना है, 4 पोल है ना, और वैल्यू कितनी है, और 1800 आरपीएम दे रखा है ना। एन एच कितना है हमारे पास, 1800 है, और एन पी कितना है हमारे पास, पी का मान कितना है, 4 है। इसी में हम बता देते हैं आपको, पी 4 है ना, एन एच कितना है, 1800 आरपीएम है। तो हमको क्या निकालना है, फिर एफ निकालना है। हम सबको पता है दोस्तों एन एच बराबर क्या होता है, 120 बाय एफ 120 एफ बाय क्या होती है, पी होती है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 120, हमको एफ निकालना है तो एफ लिखेंगे, और पी कितना है, तो पी कितना है, एन एस बराबर होता है, एन एस का मान यहाँ पर रखेगा, हम रख देते हैं 1800 बराबर क्या होगा 120 एफ पी कितना है, 4 है, तो 4 तिया 12, 30 हो गया ना, 30 4 18, 60 हो गया ना, यानी कि एफ कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है ना, तो 60,000 क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्प्रिंग रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है। दोस्तों शक्ति गुणांक जो होगा इसका वो क्या होगा, दोस्तों ये होगा ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक एसी मोटर जिसमें बाइंडिंग नहीं होती है वह क्या होती है। तो दोस्तों एक एसी मोटर जिसमें बाइंडिंग नहीं होती है वो क्या होती है, वो होती है हिस्टेरिसिस मोटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी और डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? तो कौन सा ऐसा मोटर है जो सिंगल फेज एसी और डीसी पावर पर स्रोत पर चल सकता है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा होगा? यूनिवर्सल मोटर जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? सिंगल फेज मोटर होते हैं ऐसे जो एसी और डीसी स्रोत पर चल सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। एक विद्युत वाटर मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? दोस्तों विद्युत धारा का कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? वो है चुंबकीय प्रभाव की प्रयोग करती है। अगला प्रश्न हमारा होगा नॉन सेलिएंट पोल प्रकार का सिंक्रोनस जनरेटर इससे चलता है। यानी दोस्तों जो नॉन सेलिएंट पोल प्रकार के जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं ना, वो किससे चलते हैं आपको बताना है। वो चलते हैं वाष्प इंजन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जनरेटर कौन सा है? दोस्तों वो कौन सा जनरेटर है? वो है डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, यानी कि 100वां प्रश्न है शैथिल्य हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती है? दोस्तों जो शैथिल्य हानि होती है ना, वो किस पर निर्भर नहीं होती है, आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है 4। सॉरी दोस्तों, हमने ऑप्शन लेना ही भूल गया है, तो कोई बात नहीं है, हम जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस से जो आएगा उसमें हम आपको इसका ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन भी आ चुका है, देख लीजिए शैथिल्य हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर करती है? आपके पास पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है पदार्थ का आयतन, तीसरा है परिवेश का आयतन और चौथा कौन सा है गया? अधिकतम ज्वलन ताप। तो दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों जो परिवेश का आयतन होते हैं इस पर निर्भर नहीं करती है, जबकि आवृत्ति पर निर्भर करती है, पदार्थ के आयतन पर निर्भर करती है और अधिकतम ज्वलन घनत्व पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को यहीं पर कवर कर लिए हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इन प्रैक्टिस सेट में यानी कि 100 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगते हैं आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।